प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का द्वितीय अनुप्रयोग। द्वितीय अनुप्रयोग है हमारा लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था इसके प्रथम अनुप्रयोग को। प्रथम अनुप्रयोग क्या था, तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात किए थे। इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी उसे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों परिनालिका क्या होती है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। तो परिनालिका एक लंबी नली होती है, नली अर्थात इस तरह से होती है, ठीक। ये जो रहती है वो चीनी मिट्टी का रहता है। चीनी मिट्टी अर्थात जिसमें धारा प्रवाहित न हो सके। आप नॉर्मली अपने घर में देखते होंगे, आपके घर में जहाँ पे मीटर लगा रहता है, मतलब जहाँ पे लाइट का सप्लाई होता है वहीं पे मीटर लगा रहता है, वहाँ पे एक चीनी लगा रहता है। चीनी के बीच में क्या लगा रहता है, बीच में तांबा लगा रहता है, तो वही तांबा है और वही चीनी है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें भी एक चीनी का लंबा नली होता है, इसके ऊपर हम तांबे के तार को पास ऐसे लपेट कर क्या करते हैं, परिनालिका को बनाते हैं। समझ आया। परिनालिका एक लंबी कुंडलिनी होती है अर्थात इस तरह से, ठीक। उसके ऊपर हम तांबे के विद्युत रुद्ध, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है, उसके ऊपर हम तांबे के विद्युत रुद्ध तार को पास लपेट कर बनाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम परिनालिका कहते हैं, ठीक। तो परिनालिका का परिभाषा आप सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं। तो परिभाषा चलिए लिखिए परिनालिका का। परिनालिका एक लंबी कुंडलिनी होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार को पास लपेटकर बनाई जाती है, ठीक। तो इस तरह से इसका परिभाषा लिखेंगे। चित्र आप बनाना चाहते हैं परिनालिका का, तो ये हो गया आपका नली, और इसके ऊपर में ऐसे हम तार को लपेट के इस तरह भी चित्र हम बना सकते हैं, ठीक। इस चित्र को भी हम बना सकते हैं। और आप अच्छे से चित्र बनाना चाहते हैं तो बुक को देख लीजिए और बुक के अनुसार आप परिनालिका का चित्र बना सकते हैं। इस चित्र को सिर्फ आप परिनालिका के लिए बनाएंगे हैं, उसके बाद फिर इस चित्र के बारे में मैं आपको बताते हैं, और इसी चित्र के माध्यम से हम परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ये जो परिनालिका है वो भी सेम इसी प्रकार के हैं। इसमें जो धारा है वो इस तरह से आती है और ये जाती है, अर्थात धारा इस तरह से आती है, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर और ये नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें यदि हम यहाँ पे एक सिरा बना देते हैं, ठीक, जैसे कि इस तरह से, ठीक, ये हम यदि सिरा बना देते हैं यहाँ पे, ठीक, और इधर भी एक सिरा बना देते हैं हम, इन दोनों की तरफ यदि हम सिरा बनाते हैं तो ये भी क्या बन गया आपका, कुंडली बना कि नहीं बना। तो इसके ऊपर फेरों की संख्या इस तरह से ऐसे इसमें भी क्या है, लपेटाया हुआ है, ठीक। तो ये एक परिनालिका है, मतलब परिनालिका का नाम है PQRS, ठीक, PQRS ये परिनालिका का नाम है। अब देखिए धारा क्या होती है, ये ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है, अर्थात ऊपर से नीचे मतलब बाहर की ओर जाने वाली धारा। ऊपर से नीचे को क्या कहेंगे हम, बाहर की ओर जाने वाली धारा। तो बाहर की ओर जाने वाली धारा को हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से। तो ये जो डॉट है वो ये बता रहे हैं कि जो धारा है वो बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब ये जो नीचे में क्रॉस है, ये क्रॉस, ठीक, क्रॉस जो है वो अंदर की ओर जाने वाली धारा को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये अंदर की ओर और ये बाहर की ओर, इस तरह से अंदर जाएगा और इस तरह से बाहर। तो बाहर की ओर को हम किससे प्रदर्शित करे हैं, डॉट से, और अंदर जाने वाली धारा को प्रदर्शित करे हैं हम क्रॉस से, ठीक। तो ये समझ आ गया आपको, ये धारा को दिखा रहा है। अब देखिए इसमें, अब देखते हैं हम चुंबकीय बलरेखा की दिशा। तो ये हमारा तार यदि हम इस तरह मानते हैं, तो यदि हम ऊपर से नीचे की ओर धारा ले जाते हैं, ठीक, ऊपर से नीचे की ओर, तो दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है हमारा, ठीक, अंगूठा उस दिशा को प्रदर्शित करें जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो अंगूठा ऐसे होगा तो उंगली हमारा क्या होगा, इस तरह से मुड़ेगा, ठीक। तो उंगली जिस दिशा में मुड़ी होती है वो होती है बलरेखा की दिशा, अर्थात इसको हम लेंगे ये वाला तीर के चिन्ह को। तो इसके लिए इस तरह से हमारा काम करेगा दाहिने हाथ का नियम।
ठीक इस तरह से, तो उंगली इस दिशा में मुड़ रहा है, अर्थात इस तरह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की ओर होगा। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा। अब इसके लिए देखें हम यदि, ठीक, मतलब एक है हमारा नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो नीचे से ऊपर के लिए क्या करेंगे, हम अंगूठा को सीधा रखेंगे तो उंगली इस तरह से मुड़ेगा, हमारा इस तरह से मुड़ेगा ना, तो ये इसके विद्युत बल रेखा की दिशा इस तरह से होगी। ठीक, तो ये जो चित्र है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, इसे दे देता हूँ मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। अब देखिए, हमको निकालना है परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात यदि हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, मान लीजिए, तो हम जानते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो इस रेखा को क्या करेंगे, हम एक आयत में बंद करेंगे। तो इस तरह से हम एक आयत बना लेते हैं, ये है हमारा आयत। ठीक, तो आयत में क्या कर दिए, हम इस बिंदु को बंद कर दिए, मतलब इस रेखा को बंद कर दिए। अब बंद क्षेत्र में क्या करते हैं, हम एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करेंगे। इस आयत का नाम दे देते हैं ABC और ये D। एक बात और ध्यान रखेंगे आप, परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से बना रहता है, अर्थात ये परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से बना रहता है, तथा बाहर में अर्थात ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य और अंदर में एक समान रूप से बना होता है। ठीक, अब इस आयत की लंबाई ले लेते हैं हम स्मॉल x। क्या ले लेते हैं, स्मॉल x। ठीक, इस तरह से चित्र आपका कंप्लीट होता है। अब जितना मैं आपको बताया हूँ उसको चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम चित्र के बारे में वर्णन करके लिखेंगे। इस चित्र को मैं मिटा देता हूँ। तो वर्णन के अंदर में लिखेंगे, माना PQRS एक परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n तथा उसमें बहने वाली धारा I है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा बाहर में लगभग शून्य होता है। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे, परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए एक बंद आयत ABCD की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल x है। ठीक, इस तरह से क्या करें, हम वर्णन को लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम इसका व्यंजक देखते हैं। हम व्यंजक में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए हमारे पास एक आयत है ABCD। तो आयत के चारों ओर मतलब यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उसका क्या करेंगे, हम रेखीय समाकलन करेंगे। ठीक, तो चलिए लिखिए, बंद आयत ABCD के चारों और चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। ठीक, रेखीय समाकलन कर देते हैं हम, रेखीय समाकलन। तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास B, तो B का रेखीय समाकलन तो ये होगा B और ये डॉट, ठीक, DL और ये वेक्टर। यहाँ पे हम रेखीय समाकलन ये लगा देते हैं। ठीक, इसको बंद समाकलन भी कहते हैं। इक्वल में क्या होगा, ये जो रेखीय समाकलन है बंद समाकलन B डॉट DL वो किसके लिए है, ABCD अर्थात बंद आयत ABCD के लिए। अब हम देखेंगे ये जो आयत है वो चार भुजाओं से मिलकर बनी है। तो एक भुजा आपका A से B, दूसरा है B से C, तीसरा है C से D और चौथा है D से A। तो हम इसको क्रमशः लेंगे। तो पहला भुजा क्या है हमारा AB, तो ये समाकलन का चिन्ह और लिमिट ले लेते हैं हम A से B और ये B डॉट DL। ठीक, पहला के लिए। फिर दूसरा धन का चिन्ह लगाते हैं हम। दूसरा क्या है, B से C, तो फिर समाकलन का चिन्ह ये B से C और B डॉट DL। ठीक, फिर तीसरा क्या है, C से D। क्या है, C से D, तो समाकलन C से D और B डॉट DL। और लास्ट नंबर का है हमारा D से A।
तो समाकलन डी से ए और ये बी डॉट डी एल और ये इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। ठीक, क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बंद समाकलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी को लेते हैं हम, तो ए बी हमारा क्या है, एक रेखा है, तो ये बंद पृष्ठ नहीं है, इसलिए यहाँ पे बंद समाकलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसका अलग से मान निकालेंगे, इसका और इसका, इन चारों का अलग से मान निकालेंगे और मान को निकाल के इसमें हम रखेंगे। तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, अब करके लिख लेना इसको। अब बी डॉट डी एल समाकलन ए से बी और बी डॉट डी एल। एक बात आप पहले से जानते हैं, जब डॉट का चिन्ह हटता है तो क्या लग जाता है, कॉस थीटा, तो ये ए से बी और यहाँ पे लग जाएगा बी डी एल और कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल क्या है, देखिए ए बी ये है हमारा रेखा। ठीक, और ये क्या है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में है, और डी एल क्या चीज़ है, ये रेखा है ए से बी, तो इस रेखा के छोटे भाग की लंबाई, अर्थात ये ए से बी है तो ये छोटे भाग मतलब एक छोटा सा खंड होता है। डी एल मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डी एल क्या होती है, एक छोटे से खंड होती है, ये छोटा सा भाग होता है, तो छोटे भाग की लंबाई डी एल है, और इसकी दिशा जो है वो, इस रेखा की दिशा भी इस दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र बी, देखिए यहाँ पे ए बी ये है इस तरह, और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, अर्थात बी और डी एल दोनों समांतर है, तो वहाँ पे 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं बी तथा डी एल समांतर हैं। ठीक, तो समांतर हैं। ठीक, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो चलिए मान को रख दीजिए, तो समाकलन ए से बी डी एल और कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस 0 अंश। ठीक, फिर ए से बी, यहाँ से बी को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये बचेगा डी एल, और कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है 1, तो कॉस 0 की जगह यहाँ पे हमको 1 रखने की ज़रूरत नहीं है। अब डी एल को देखिए, ए से बी का समाकलन है, तो डी एल का समाकलन क्या हो जाएगा, ये बी तो बाहर निकल गए हैं, डी एल का समाकलन जैसे हम देखते हैं नॉर्मली डी एक्स। ठीक, डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, अर्थात डी के साथ जो भी चर राशि होती है वही बचता है, तो यहाँ पे डी एल का समाकलन हो जाएगा एल, और यहाँ पे लिमिट है, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट है बी। ठीक, अब हम जानते हैं लिमिट का प्रयोग कैसे करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल की जगह बी और लोअर लिमिट में एल की जगह ए, तो ये मिलेगा बी अपर लिमिट अर्थात बी, तो एल की जगह बी रखेंगे तो बी, माइनस लोअर लिमिट, तो एल की जगह क्या रखेंगे ए, तो ये मिलेगा हमें बी माइनस ए। अब बी माइनस ए क्या चीज़ है, बी माइनस ए का अर्थ है बी से ए, तो बी से ए जाएंगे हम, किस में जाएंगे, बी से ए में। लिमिट का मतलब क्या होता है, ए से बी या बी से ए, तो ए से बी या बी से ए, तो इसके बीच की दूरी क्या है, एक्स है ना, तो इसकी लंबाई क्या है, एक्स, अर्थात बी माइनस ए की जगह रख सकते हैं हम एक्स, तो ये मिलेगा हमें समाकलन ए से बी डॉट डी एल। ठीक, इक्वल टू, यहाँ पे b माइनस ए की जगह क्या रखेंगे हम, x, तो ये होगा b इंटू एक्स। ठीक, पहला मान हमें मिल गया। अब दूसरा क्या है, b से c तथा करके निकाल सकते हैं, तथा b से c, तो समाकलन b से c और b डॉट डी एल इक्वल टू, डॉट हटेगा क्या लगेगा वहाँ पे, b से c, डॉट की जगह लगेगा कॉस थीटा, तो बी डी एल और ये कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बी और डी एल, तो डी एल मतलब बी सी के छोटे भाग की लंबाई, तो बी सी इस तरह से, मतलब ये छोटा भाग ये होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह है, तो इसकी लंबाई इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। ठीक, तो चलिए थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देना थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो बी से सी और बी डी एल और ये होगा कॉस
90 और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0 और इसका वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो इसको 0 के साथ गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 0 हो जाएगा। अर्थात समाकलन b से c b डॉट डी एल का वैल्यू मिला हमें 0। b से c के बाद तीसरा नंबर है हमारा c से d, तो तीसरा नंबर है c से d और ये b डॉट डी एल। ठीक, ध्यान दीजिए, वर्णन करते समय मैं आपको लिखाया था कि बाहर में चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है, 0। तो C से D क्या है, बाहर में है, परिनालिका के बाहर में, तो ये बाहर में है तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा, 0, इसलिए इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आप नीचे में लिख सकते हो परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B = 0 होता है। ठीक, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू क्या होता है, 0। अब C से D, अब अंतिम नंबर है D से A, तो इसको निकाल लेते हैं समाकलन D से A और B डॉट डी एल। ठीक, तो डॉट हटाइए, यहाँ पे क्या लगेगा, D से A, ये लगेगा B डी एल और cos थीटा। अब देखिए D से A अर्थात इस तरह से और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है, तो दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 90। तो थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे हम, थीटा इक्वल टू रखेंगे 90 डिग्री बी डी एल और ये cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, D से A बी डी एल, ये होता है 0 और इस 0 के कारण पूरा पद क्या हो जाएगा, 0, अर्थात D से A B डॉट डी एल का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 0। ठीक, इस तरह हमें चारों का मान मिला। A से B के लिए bx, B से C के लिए 0, C से D के लिए भी 0 और चौथा है D से A के लिए भी क्या मिला हमें, 0। अब इन चारों मानों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रख दीजिए मान, सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए बंद समाकलन B डॉट डी एल, बंद समाकलन B डॉट डी एल इक्वल टू, ठीक, A से B के लिए, तो A से B के लिए वैल्यू क्या है, bx है। ठीक, तो ये हो जाएगा bx, फिर धन B से C के लिए, B से C के लिए देखिए, B से C के लिए 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तीसरा नंबर, तीसरा कहाँ पे है, C से D भी 0 है और D से A भी 0 है, मतलब अंतिम के तीनों क्या है, 0 है। तो B डॉट डी एल का वैल्यू मिलेगा हमें bx, क्या मिलेगा, bx है, इसे दे देते हैं हम समीकरण 2। ठीक, इतना नोट कर लीजिए आप, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक, अब हम लगा देते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ये होता है B डॉट डी एल बंद समाकलन या रेखीय समाकलन इक्वल टू म्यू 0। और क्या होता है, यहाँ पे धारा होता है, तो धारा क्या होगा, आयत ABCD द्वारा घिरी हुई कुल धारा, तो आयत ABCD से घिरी कुल धारा क्या हो जाएगा भाई। ठीक, ध्यान दीजिए, आयत के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए ये आयत है, तो इस कुंडली में फेरा अर्थात इस तरह से गया है ना, तो एक फेरों की संख्या क्या माने हैं हम, स्मॉल n माने हैं, क्या माने हैं, स्मॉल n, और इस आयत की लंबाई क्या है, x है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, इस n को x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पूरे भुजा के लिए फेरा। ठीक, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है I, तो धारा को हम I से दिखाते हैं और n इंटू x, तो घिरी हुई कुल धारा अर्थात ये होगा म्यू 0। ठीक, आयत ABCD, आयत की लंबाई क्या है, x, और इसमें फेरों की संख्या n, तो ये होगा nx। ठीक,
n मतलब फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में है, और x मतलब आयत की भुजा, और धारा अर्थात क्या हो जाएगा I, तो घिरी हुई कुल धारा I। अब यहाँ पे b डॉट डी एल, तो ये समाकलन b डॉट डी एल। अब देखिए समीकरण 2 से b डॉट डी एल का वैल्यू क्या है, b इंटू एक्स है, तो समीकरण 2 से यहाँ पे रख दीजिए, तो ये होगा बी एक्स और म्यू जीरो एन एक्स आई, दोनों तरफ से x काट दीजिए, तो b का वैल्यू मिल जाएगा हमें म्यू जीरो एन आई। ठीक, क्या मिलेगा, म्यू जीरो एन आई। ठीक, इस तरह से इसका व्यंजक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।